हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है काफी आगे तक मैटर के बारे में पढ़ लिया था कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है, जो जगह घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। तो वो सारी जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं या ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं। ठीक, अब पदार्थ को जो है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, अब उसके फिजिकल स्टेट को देखते हुए हम क्या करते हैं, पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीन अवस्थाओं में बांटते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब ये तीनों अवस्थाएं क्या है, ठीक है, और इनके क्या प्रॉपर्टीज है, ये यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, फिर आगे आज का जो नया टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हमने मैटर की भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पदार्थ की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है, ठीक, और जिसका आयतन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तीन अवस्थाएं इसकी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने कहा था कि इसको और भी क्या किया जाता है, फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये वाले पोर्शन अभी नहीं पढ़ना, हम इसे पढ़ेंगे लेकिन अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पर बस हमने इसका एक इंट्रोडक्शन ले लिया था, इतना यहाँ पर हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर डिटेल में हमें ये वाला पोर्शन जो है उसे डिटेल में पढ़ना है। ठीक, फिर आगे मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ लिया था कि जो एंशिएंट टाइम था, है ना, प्राचीन काल में जो है कैसे हम मैटर को या पदार्थ को क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे, कैसे वर्गीकृत करते थे। हम कहते थे कि कोई भी एलिमेंट है जो है, कोई भी चीज जो है वो किससे बनी है, पंच तत्व से बनी है। कौन से पंच तत्व, स्काई, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इन पांच चीजों से बनी हुई है। फिर आगे आगे धीरे धीरे हमने क्या किया, इनको और क्लासिफाई किया। फिर हमने देखा कि तीन पार्ट में इनको क्या किया था, हमने डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक, फिर हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ जो है वो बना हुआ किससे, पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक, किससे बना हुआ है, पदार्थ पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को जो है हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हम आगे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने क्या जाना था कि वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी चीज, उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या दूर होते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो जुड़े हुए हैं ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर वो दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तीसरी चीज, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और चौथी चीज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। साथ ही हमने ये भी डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत कि ये किस में ज्यादा होता है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज्यादा होता है, गैसेस में बहुत कम होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग जो पार्टिकल्स निरंतर गति में होते हैं वो गैसेस में ज्यादा होते हैं, सॉलिड में सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो ऐसे हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आगे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो ये सारी प्रॉपर्टीज है इनको शो करने के लिए, दर्शाने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म कर लिए थे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था कि जो मैटर की जो स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो उनकी जो जो प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। एक बार हम ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। चलिए, तो इस तरीके से गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में स्पेस हमें क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में स्पेस दिख रहा है लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है ना। और सॉलिड के पार्टिकल जिनके बीच में स्पेस हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यानी कि यानी कि यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेस बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, स्पेस क्या होता है, मिनिमम।
अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है ना। अगर ये एक पार्टिकल सॉरी ये एक मैटर है, ये एक पदार्थ है, तो इसके पार्टिकल देखो बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर शेप है ना, बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए, यानी कि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है ना। इसके आर पार अगर हम हाथ को ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। ठीक, यानी कि जो गैस है, अब वायु तो यहाँ पर मौजूद है, हम हाथ आर पार आसानी से कर पा रहे हैं, वायु के आर पार कर पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो पदार्थ सॉरी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा कम होता है, जबकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, लीस्ट हम कह सकते हैं या मिनिमम। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज्यादा होता है, गैसेस से ज्यादा होता है। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टीज क्या हम कह सकते हैं कि शेप के बारे में अगर हम कहें तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक, लिक्विड के शेप के बारे में बात करें तो लिक्विड जो है कैसा शेप लेता है, कंटेनर का शेप, जिस भी कंटेनर में जिस भी बर्तन में उसे डाला जाता है वो उसका शेप ले लेता है। अगर कंटेनर गोलाकार है तो गोलाकार शेप ले लेता है, अगर कंटेनर त्रिभुज है तो त्रिभुज शेप ले लेता है, अगर कंटेनर जो है वो स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप ले लेता है। ठीक, जबकि जो सॉलिड हमारे होते हैं इनका जो शेप है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। अब बात करें साइज की, तो इनका क्या होता है साइज, इनका कोई साइज ही नहीं है ना, इनडेफिनेट है, कोई साइज ही नहीं। जबकि इनका क्या होता है, कोई साइज होता है, नहीं होता, है ना। ये भी क्या कर ले, कंटेनर का ही साइज ले लेते हैं। इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इनका क्या है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। ठीक, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, और जो सॉलिड हमारे होते हैं उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, चलिए ये बात हो गई, शेप, साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब स्पेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कोई पॉइंट छूटा है, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि संपीड़ित करना, है ना, कंप्रेस करना, दबाना। ठीक, अब सॉलिड जो है उनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, अब लिक्विड जो है उनमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा होती है, उनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया, ज्यादा नहीं हम उनको कंप्रेस कर सकते, थोड़ा, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा। ठीक, लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कि इनको हम इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि ये किस में आ जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्रेस करके। ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा स्प्रे बॉटल्स होती हैं जो, ठीक है, तो स्प्रे बॉटल्स में क्या देखा है हमने कि बॉटल्स में क्या होता है, परफ्यूम्स होता है। ठीक है, अब जब हम उसको शेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो क्या है, लिक्विड है। जैसे स्प्रे करते हैं तो पूरी गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि वो जो बॉटल थी, परफ्यूम की जो बॉटल है उसमें क्या किया हुआ है हमने, जो गैस है, जो परफ्यूम की जो गैस है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके, बहुत ज्यादा संपीड़ित करके, प्रेशराइज करके, बहुत ज्यादा संपीड़ित करके उसके अंदर फिल किया गया है कंटेनर के अंदर। फिर जैसे हम क्या करते हैं, उस गैस को रिलीज करते हैं तो वो एकदम से डिफ्यूज हो जाती है। ठीक, तो यहीं से अगली प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन की, जो गैसेस में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड में थोड़ा बहुत होती है डिफ्यूजन, लेकिन सॉलिड में जो है डिफ्यूजन नहीं होता, ये बहुत कम या मिनिमम हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कम, लीस्ट हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, जो हम डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो जैसे कि हमें दिख रहा है एक फिक्स शेप है, यहाँ पर कोई शेप नहीं है फिक्स, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब सॉलिड इस तरीके से उसके पार्टिकल्स होते हैं अरेंज, लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होते हैं। गैसेस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसेस के पार्टिकल जब किसी कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, क्या करते हैं, इधर उधर प्रेशर लगाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वो किसी अगर ऐसे कंटेनर में है जिसको हमने पूरा क्या किया है, बंद किया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को प्रेशर लगाते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हो गई हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं,
जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, पदार्थ क्या है, पार्टिकल क्या है, ठीक, इनके क्या गुण हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, प्रॉपर्टीज, कंप्रेसिबिलिटी की पावर होती है, डेफिनेट शेप होता है या नहीं होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तो हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी हमने इनके बारे में जो है काफी चीजें पढ़ी हैं। मेटल के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी जो स्टेट है, अवस्थाएं हैं, इनके बारे में भी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक जो ये टॉपिक है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर का इसीलिए बन जाता है, एक तो ये टॉपिक जो है हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक, और बाकी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई, इसीलिए वो थोड़ा हमें इजी भी लगती है। तो यहाँ से हमारा जो प्रॉपर चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। तो अब हम कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इन अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्या सॉलिड से हम लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड हमने कहा कि बर्फ है, बर्फ से जल में परिवर्तित कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब लिक्विड से क्या हम गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने कहा लिक्विड यानी कि जल है, जल को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गर्म करेंगे तो जल वाष्प में परिवर्तित कर देंगे, जो कि क्या है, गैसीय अवस्था है, ठीक, आसानी से हो जाएगा, तो ये भी इजी है। तो इसमें डिफिकल्ट क्या है, नया क्या है। अब हम कह रहे हैं कि सॉलिड से सीधा ही गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। कोई ठोस है, उसको सीधा हम क्या करें, बिना लिक्विड बनाए हुए, ठोस को बिना लिक्विड बनाए हुए सीधा गैस में परिवर्तित कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। यही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे कर सकते हैं। किसी गैस को बिना लिक्विड बनाए हुए सीधा ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे, जो हमारी नॉर्मल स्टेट चलती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम चेंज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे सॉलिड से सीधा गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमने कपूर की गोलियां अपने घर में देखी होंगी, कपूर देखा है, कपूर, नैप्थलीन बॉल्स जिसे कहा जाता है। तो कपूर को क्या देखा हमने, कपूर को क्या करते हैं हम, बिस्तर के अंदर, रजाइयों में या कपड़ों में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े उससे क्या होते हैं, भाग जाते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, इंसेक्ट्स, मॉथ्स जो होते हैं, उनको रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए कपूर हम डालते हैं। अब हम क्या देखते हैं, वो जो कपूर होता है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वायु में क्या हो जाता है, फिर वो गैस में परिवर्तित होता है और कपूर का धीरे धीरे गायब होता है, वो हमें दिखता है ना। तो कपूर कैसी अवस्था है उसकी, उसकी सॉलिड अवस्था, इस तरीके से गोल होता है ना कपूर, तो सॉलिड होता है वो, है ना, यानी कि ठोस होता है, और सीधा ही किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। सीधा क्या बन जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, सीधा क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही कोई गैस है, गैस से हम सॉलिड बना सकते हैं या सॉलिड से गैस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि लिक्विड से हम सॉलिड तो बना सकते हैं, लिक्विड से गैस भी बना सकते हैं, ठीक। ये चीजें तो इजी है। चलिए तो अब एक एक करके यहाँ पर स्टडी करते हैं। When a solid is heated, when a solid is heated, it changes into liquid। यानी कि जब किसी भी ठोस को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करना यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना, तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाती है। सिंपल, यानी कि सॉलिड को हमने हीट किया, वो लिक्विड में चेंज हो गई, ठीक। लिक्विड को हमने हीट किया, वो गैस में चेंज हो गई। अब इसको उल्टा करके देखें कि गैस को हमने क्या किया, कूल किया, ठंडा किया, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं ना। जब हम क्या करते हैं, जल वाष्प को करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस कहते हैं, संघनन कहा जाता है, ठीक। तो किसी गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, ठीक। और कोई लिक्विड जैसे कि जल है, उसको जब हम और फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है, ठीक। अब देखो सॉलिड से लिक्विड में जब हम चेंज कर रहे हैं, तो ये कैसी प्रोसेस है, मेल्टिंग, मेल्टिंग है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग, ठीक। अब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो गई, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन हम कह सकते हैं, है ना, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन। अब गैस से लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन, ठीक। और अब लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज हो रहा है ना, फ्रीजिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यही जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन,
फ्रीजिंग, इन्हीं चीजों को क्या करते हैं हम अलग नाम से पढ़ते हैं। ठीक, अब वो क्या है वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सेम यही चीज कि गैस को जब कूल किया जाता है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, और लिक्विड को जब कूल किया जाता है तो वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है कि आइस इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वाटर। आइस को जब हीट किया जाता है तो जल में परिवर्तित हो जाता है। इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इट इनटू स्टीम, और जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो वाष्प में परिवर्तित स्टीम बन जाता है। दस इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, स्टीम को अगर कूल किया जाता है तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है। और इफ वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस, और वाटर को जब कूल किया जाता है तो वाटर में चेंज सॉरी आइस में चेंज वो हो जाता है। ठीक, तो सिंपल चीज है। आगे अब क्या हो रहा है, मेल्टिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा पास है और क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पा रहे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं फास्टर, ठीक है, और एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रेंडमली। अब यहाँ पर गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है और कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडमली, यानी कि कहीं पर भी रैंडम जगह में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा स्टेट में कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंपल सी प्रोसेस है और सिंपल सा ये फ्लो चार्ट है, ये आपको नोट कर लेना है अभी। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग। अब आगे आपको ध्यान रखना है, इसे मेल्टिंग कहा जा रहा है तो आगे क्या कहा जाएगा वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, इवेपोरेशन कहा जा रहा है ना, इवेपोरेट हो रहा है। ठीक, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जा रहा था, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जा रहा था। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले ये सेम चार्ट है जो हमने पीछे देखा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग को क्या कहा जा रहा है, फ्यूजन। क्या कहा जा रहा है, फ्यूजन। आपको यहाँ पर फ्यूजन ही पढ़ना है, एग्जाम में आपको फ्यूजन ही दिया होगा तो आपको पहचानना है कि फ्यूजन है इसका मतलब क्या है। चलिए, तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब कोई सॉलिड को हीट किया जाता है, द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। अब उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जा रहा है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, एंड बिगिन टू मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, एक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आने के बाद क्या होगा कि वो जो सॉलिड होगा मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम आइस की बात करें तो आइस को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एकदम से तो गर्म नहीं हो रही, पहले उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद वो क्या हो रही है, मेल्ट होकर के लिक्विड में परिवर्तित हो रही है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, इसे ही क्या कहा जाता है, फ्यूजन भी कहा जाता है। तो आपको ये प्रोसेस या ये जो टर्म है नया फ्यूजन, ये आपको ध्यान रखना है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, तो वो जो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक, अब हर सॉलिड जो है अपने अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, कोई जो है जल्दी मेल्ट हो जाता है, कोई जो है लेट में मेल्ट होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर वस्तु का या हर सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, क्या मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मेल्ट, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन। अच्छा, सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, तो दोनों क्या है, सेम है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि जब सॉलिड किस में हो रहा है, चेंज लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसे मेल्टिंग कहा जा रहा है। मेल्टिंग की जो प्रोसेस है इसी को क्या कह रहे हैं हम, इसी को फ्यूजन कह रहे हैं। जहां पर पहले पार्टिकल क्या होते हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल है पहले वाइब्रेट होंगे। ठीक, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वो मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक, उसी जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पर वो मेल्ट होना शुरू होगा उसी को क्या कहा जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो ये आपको नोट कर लेनी है अभी। अब आगे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में
जितनी हीट एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बनाने के लिए, यानी कि 1 kg हमारे पास क्या है, कोई ठोस है, उसको द्रव में बनाना है, ठीक है, कहाँ, किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, तो कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, यानी कि 1 kg सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए कि जिससे हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदल दे, कहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ATM, शॉर्ट में लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जा रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है, आप अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। आप ध्यान बस कितना रखना है, क्या रखना है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए मेल्ट करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ठीक, अब फ्यूजन आपको समझ आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट को ही फ्यूजन कहा जा रहा है, सॉरी, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहा जा रहा है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जा रहा है। और 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, उसे ही उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी है, नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखिए, या फ्यूजन से आप क्या समझते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक, और साथ ही आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा बॉइलिंग। अब बॉइलिंग किसे कहा जा रहा है, देखो, ये जो हमने चार्ट पढ़ा था, लिक्विड से गैस में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को भी बॉइलिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मेल्टिंग करते थे, तो मेल्टिंग को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन। अब लिक्विड से गैस में कैसे बदलते हैं हम किसी भी चीज को, है ना, जैसे हमारे पास क्या है, जल है, ठीक है, जल क्या है, लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है, उसको गैसीय अवस्था में कैसे बदलते हैं, उसको बॉईल करते हैं हम, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा करके बॉईल करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर वेपर में, यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम क्या है, बॉइलिंग। ठीक, तो आगे हम इस बॉइलिंग को क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग को क्या पढ़ रहे हैं हम, वेपर, ठीक है। When a liquid is heated, its particles begin to move even faster. अच्छा, जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा मोशन करने लग जाते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन हमारे पास कंटेनर थे, तो ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो लगभग थोड़ा बहुत करीब होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो इस तरीके से होते हैं। तो हमने क्या कहा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट बहुत कम करते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी लिक्विड के, तो उसके पार्टिकल जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्टर वहां पर हो जाती है, तो वहां पर पार्टिकल्स जो है गति बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है और चेंज हो रहा है किसमें, गैस में, ठीक है, बॉयल होकर के चेंज किसमें हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। क्या है, बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना क्यों है, क्योंकि जब लिक्विड को बॉयल किया जाता है, द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, तो सारा लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि वाष्प में चेंज हो जाता है, ठीक। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उसे क्या कहा जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जा रहा है,
ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान है, अभी हमने पढ़ा था। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहां पर एक लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। जब लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक, जैसे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, हम इसे कह सकते हैं। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस को ही 373 केल्विन कहा जा रहा है। कैसे चेंज करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, हम वहां पर क्या कर लेते हैं, 273 का एडिशन कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री यानी कि कितने केल्विन, 273 केल्विन। अब यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर यानी कि 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन। वैसे ही अगर हम कहें टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर है, 20 प्लस 273 कर दें। ठीक, तो जब भी हमें क्या करना है, डिग्री को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में बदलना है, तो हमें वहां पर 273 का एडिशन करना होता है। ठीक, तो 273 का हम एडिशन वहां पर करते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहा जाता है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम वही, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कहाँ, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी हमें क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए, ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कंफ्यूज मत करना, दोनों क्या है, आपको याद करने में आसानी। अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद कर लिया तो कुछ वर्ड्स ही चेंज करने हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, मेल्टिंग और बॉइलिंग, आपने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, मेल्टिंग को फ्यूजन कहा जाता है और बॉइलिंग को हम क्या कह रहे हैं, वेपराइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर। ठीक, साथ ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने दोनों ही अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर कोई क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, तो उसको अगर हमें क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर 273 का एडिशन करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाना है, तो 273 प्लस 20 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, 283 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन। ठीक, कितना हो गया, 293 केल्विन। यानी कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, हमें 273 का वहां पर एडिशन करना है, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं करना। और केल्विन को अगर इसमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो क्या करना है, -273 कर देना है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्या है, इजी है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के चैप्टर जो है और भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि सॉलिड को कैसे हम डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी प्रोसेस हम आगे अपने आने वाले अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।